गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं क्लास 12 के यूनिट 1 में लास्ट टॉपिक के विषय में परिपथ में संधारित्र का संकेत। और दूसरा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता। यानी इसके पहले यानी पिछली क्लास में हमने देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा था संधारित्र यानी संधारित्र क्या होता है, और दूसरा देखा था समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमको धारिता मिली थी, धारिता C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहाँ A प्लेटों का क्षेत्रफल होता था, D दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस होता था, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इस प्रकार से धारिता हमको C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D मिलती थी जब दोनों प्लेटों के बीच में वायु अथवा निर्वात भरा होता था। अब इसके बाद दूसरी धारिता हमको मिली C = A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये तब धारिता मिली जब हम दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक K हो, तब धारिता में इंक्रीमेंट हो जाता है A के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहाँ पर A वही प्लेट का क्षेत्रफल, D दोनों प्लेट का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस, C धारिता। तो ये तो हमने पिछले क्लास में देखा था। यहाँ पर कुछ जब हम सर्किट यूज करते हैं तो सर्किट में इसका सिंबल क्या बनाते हैं संधारित्र का, उसका सिंबल देखते हैं। सिंबल यहाँ हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। पहला सिंबल ये है जो कि आपको बताएगा कैपेसिटर, यानी 2 पैरेलल लाइन इक्वल साइज के हम ड्रा करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो संकेत बनता है संधारित्र का हो जाता है। इसी का एक संकेत यह भी है, यहाँ पर एरो मार्क दिखाया गया है। एरो मार्क सिर्फ ये बताता है कि ये जो प्लेट है जहाँ पर एरो दिख रहा है वह धनात्मक है और ये वाला ऋणात्मक है। इसके बाद ये यहाँ पर एक एरो ट्रांसवर्स एरो मारी गई है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसवर्स एरो है ये इंगित करता है कि ये जो संधारित्र है इसकी धारिता परिवर्ती है, यानी इसकी धारिता बदल सकती है, हम बदल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, हाँ, तो उसी प्रकार से यह भी है। ओके, अब अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर धारिता। चलिए देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक है, जब कभी भी हम समांतर प्लेट कैपेसिटर में संधारित्र में कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख देते हैं, तो पट्टी रखने का मतलब उसकी कुछ न कुछ चौड़ाई होती होगी, है ना। चलिए देखते हैं। माना हमारे पास एक संधारित्र है जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र है। ये इसका जो प्लेट X है ये प्लेट Y है, इसका जो एरिया है क्षेत्रफल है A माना गया है, ये पॉजिटिव, और इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। अब होता क्या है, इसका क्षेत्रफल हमने माना है A क्या है, क्षेत्रफल। इस प्लेट का क्षेत्रफल है A, इनके बीच का डिस्टेंस D। ओके, अच्छा, अगर इस प्रकार का एडजस्टमेंट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा। कुछ इस प्रकार से
अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, ये तो एक समांतर प्लेट संधारित्र बन गया, लेकिन इसके मध्य में अभी भी वायु है या फिर निर्वात है। मान के चलते हैं इसमें वायु भरा हुआ है। अगर वायु भरा हुआ है तो इसके मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? निर्वात या फिर वायु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करते हैं हम ई नॉट है। सपोज ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर हम ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहें तो इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हमने कैलकुलेट कर रखा है, जहां पर हम पढ़े थे समांतर प्लेट संधारित्र, वहां पर कैलकुलेट कर रखे हैं। तो उसके लिए हमने फार्मूला एक निकाला था, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गास के प्रमेय में भी हमने पढ़ रखा था। जब गास का एप्लीकेशन पढ़ रहा था वहां पर जब किसी चादर के लिए हम निकाले थे तो वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बट जब दो प्लेट होंगे तब यहाँ पर ये एक प्लेट के द्वारा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे के द्वारा भी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो हमको मिल जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, यानी ये मिला इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस प्लेट पर आवेश Q हो, इसका क्षेत्रफल A हो, तो हम इस पृष्ठीय आवेश घनत्व को निकाल सकते हैं। ये होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपान A। इसको पहले भी हम पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। सिग्मा इक्वल टू Q अपान A। अब यही सिग्मा की वैल्यू Q अपान A हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक प्लेट रखेंगे परावैद्युत का। चलिए रख देते हैं परावैद्युत प्लेट। एक परावैद्युत पट्टी हम रखते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसीडर करते हैं E है। ओके, ये हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी मोटाई की। हमने कंसिडर किया कि जो ये परावैद्युत पदार्थ है, जो पट्टी है, इसकी विड्थ है T, यानी इसकी मोटाई T हमने माना। ओके, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैपेसिटर के अंदर वह दूरी बताइए जिसमें वायु भरा हुआ है। कैपेसिटर के अंदर वह दूरी बताइए जिसमें वायु भरा हुआ है। तब हमको ये मिलेगा कि T मोटाई में तो हमारा परावैद्युत रखा गया है और T मोटाई के बाद जो कुछ भी स्पेस बच रहा है उसमें वायु भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वायु है और यहाँ पर वायु है। टोटल डिस्टेंस D है। D में से अगर हम ये T घटा दें तो D माइनस T हमको वह दूरी मिलेगी जिसमें हमारा ये वायु मिल जाएगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड परावैद्युत के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायु में अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसका परावैद्युतांक K है। इसका परावैद्युतांक K है। अगर इसका परावैद्युतांक K है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा होगा। इसलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लेटों के बीच वायु में दूरी, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच वायु में जो दूरी है वह D माइनस टी हो जाएगी। ओके, D माइनस टी हो गया। अब हम निकालते हैं प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः प्लेटों के बीच
वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट इक्वल टू, यहां पर अगर हम समांतर प्लेट की बात करें तो इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखे हैं, वो होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी यहाँ पर हमने देखा था। बट अगर हम सिग्मा की वैल्यू रखें तो हमको मिलेगा क्यू अपान ए, ये हम जानते हैं, ये E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यदि हम एप्सिलॉन इक्वल टू क्यू अपान ए रखें तो हमको मिल जाएगा E इक्वल टू यहाँ पर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, यानी प्लेटों के मध्य वायु में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इक्वल टू मिल जाएगा क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तथा परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। यहां पर परावैद्युत पदार्थ के अंदर E का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपान इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही होगा, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर परावैद्युतांक K सम्मिलित हो जाएगा, ये हो जाएगा A K और मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम जानते हैं एप्सिलॉन m इक्वल टू होता है K एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन m का मतलब ये माध्यम की परमिटिविटी है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है, और ये निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है, और ये माध्यम का परावैद्युतांक है। यहाँ से हम K इक्वल टू अगर निकालें तो हमको मिलता है एप्सिलॉन m अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी जो ये परावैद्युतांक होता है वह माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात होता है। तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा इक्वेशन 2। अब देखिए, अगर प्लेटों के मध्य विभवांतर B हो, यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर B हो तो ध्यान दीजिए, जब हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते थे तो वहां पर हम प्लेटों के मध्य डिस्टेंस D और ये विभवांतर B लेते थे, और इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वह एक समान रूप से E माना जाता था, और तब हमको फार्मूला मिलता था V इक्वल टू E इंटू डी, और यह V इक्वल टू E इंटू डी बताता था विभवांतर। बट यहाँ पर हमको दो प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। अगर दो प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में मिल रही है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। यानी अगर हमको विभवांतर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमको E की डिफरेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, जो कि हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में कैलकुलेट कर रखे हैं। तो इन्हीं दोनों का यूज होगा। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा V इक्वल टू, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, E नॉट, बट ये E नॉट कितने स्पेस में है? आंसर है यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों दूरी कितनी है? D माइनस टी, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं D माइनस टी, ये डिस्टेंस हो गया। ओके, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस E। अब इस E इलेक्ट्रिक फील्ड
में या ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में एप्लीकेबल है, टी में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टी। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो हमको यहाँ से मिल जाएगा ई नॉट और ई की वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। चलिए इसको बनाते हैं इक्वेशन थर्ड। समीकरण 1 एवं 2 से क्रमशः ई नॉट एवं ई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर जब हम ई नॉट और ई की वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे तो हमको विभव मिल जाएगा, बी इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू ये है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू है क्यू अपान ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अच्छा, दोनों स्थान से हमको कुछ टर्म कॉमन मिल रहे हैं, कॉमन कर लेते हैं। ये मिल जाएगा b इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन में, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा d माइनस टी प्लस यहाँ बच जाएगा t अपान के, ये टर्म बच जाएगा। अच्छा ओके, तो यहाँ से v इक्वल टू मिल जाएगा q अपान ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपान के, इक्वेशन 4। यदि संधारित्र की धारिता c हो तो c इक्वल टू हम q अपान v लिख सकते हैं धारिता की परिभाषा से, या यहाँ से v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं q अपान c, इक्वेशन 5। अब 4 और 5 की तुलना कर लेते हैं। समीकरण 4 एवं 5 की तुलना करने पर, जब समीकरण 4 और 5 की तुलना करेंगे तो हमको मिल जाएगा, ये v की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये मिलेगा q अपान c इक्वल टू q अपान ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपान के, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ q से q कैंसिल हो रहा है, और ओवरऑल अगर हम वैल्यू c की निकालें तो c जाएगा इस तरफ पक्षांतर होके, ये टर्म पूरा आएगा इस तरफ, तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा c धारिता इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान d माइनस टी प्लस टी अपान के, ये हो जाएगी धारिता। यानी जब हम टी मोटाई का कोई पदार्थ कैपेसिटर के बीच में रखेंगे तो उसकी धारिता इतनी हो जाएगी। यहाँ से स्पष्ट है k का मान 1 से बड़ा होता है सदैव, इसलिए इसकी धारिता में वृद्धि होगी। यहाँ पर d माइनस टी, जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे d माइनस टी की वैल्यू 0 की तरफ अग्रसर होगा, इसलिए धारिता और भी इंक्रीमेंट कर जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं कोई इक्वेशन 6। यहाँ से हम t को भी कॉमन करके एक और फार्मूला बना सकते हैं, c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान d माइनस टी कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 1 अपान k। तो यह भी फार्मूला यूज किया जा सकता है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे t दिख रहा है, यहाँ पे t दिख रहा है, दोनों स्थान से माइनस टी कॉमन कर लिया तो यहाँ माइनस से प्लस हो गया, सॉरी प्लस से माइनस हो गया, तो ये मिला t 1 माइनस 1 अपान के। अब इसके बाद विशेष स्थितियां हैं, कुछ स्थितियां हैं, विशेष स्थितियां। इसमें पहला पॉइंट है, यदि
T इक्वल टू डी हो तो, यदि T इक्वल टू डी, अर्थात अगर पूरे संधारित्र में हम परावैद्युत पदार्थ को फुल कर दें तब क्या होगा। तब यहां से मिल जाएगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस डी, यहाँ इक्वेशन 6 से, प्लस T के स्थान पे D होगा, D अपान K, ये मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, ये 0 हो गया और ये के ऊपर जाएगा, ये मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी और ये के ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यानी इसकी धारिता C इतनी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इसमें कोई भी परावैद्युत पदार्थ हम फिलअप ना करें, यदि प्लेट के बीच वायु हो तो, अगर प्लेट के बीच वायु होगा तब क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 1 होगा। K इक्वल टू 1 यहाँ रख देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। अच्छा, चाहे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं और चाहे यहाँ रख सकते हैं। यहाँ अगर आप रख रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि T इक्वल टू डी रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, तब ये T0 हो जाएगा, ये भी T0 हो जाएगा, ये T0 हुआ, ये T0 हुआ, और ओवरऑल वैल्यू क्या मिली, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो स्थितियाँ हैं। तीसरी स्थिति ये है कि अगर पूरे संधारित्र में तीसरी स्थिति इंपॉर्टेंट है, यदि पूरे संधारित्र में धातु की प्लेट रखी जाए, वो भी किसकी, T मोटाई की, T मोटाई की धातु की प्लेट रखी जाए, तब क्या होगा, अगर हम धातु की प्लेट रखेंगे तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और ऐसे केस में हमको C इक्वल टू मिल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान इनफाइनाइट, और तब ये मिल जाएगा C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ओके, यहाँ पर K इक्वल टू इनफाइनाइट क्यों हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, अगर ये धातु है, सपोज ये धातु है, तो धातु के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान क्या होगा, 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान 0 होगा। अर्थात हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन यम बहुत हाई होगा, ये विद्युत क्षेत्र को आर पार नहीं होने देगा। ऐसे केस में K की वैल्यू हम निकालते हैं एप्सिलॉन यम अपान एप्सिलॉन नॉट से। अगर एप्सिलॉन यम की वैल्यू बहुत अधिक होगी और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो बहुत मिनिमम होती है, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 होती है, तब अधिक में अगर हम कम से भाग दें तो K का मान बहुत बड़ा आता है, लगभग इनफाइनाइट के करीब में। इसीलिए यहाँ पर हम इसको इनफाइनाइट यूज किए हैं। ओके, अगला पॉइंट है यदि प्लेटों के बीच कई परावैद्युत रखे जाएं, सपोज K1, K2, K3, और इनकी मोटाई क्रमशः T1, T2, T3 एंड सो ऑन हो, तब C इक्वल टू मिल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस
T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा परावैद्युतिक पदार्थ धारिता। तो जब कभी भी हम परावैद्युत पट्टी रखेंगे धारिता पर ये प्रभाव पड़ेगा। दैट्स ऑल।